Hello everyone. The topic for today is consumer buying decision process. What is the consumer buying decision process? It is a 5-step process which we need to study to understand that how does a consumer progresses towards the purchase of a particular brand of product. Before we talk about the buying decision process, we need to understand that who makes the buying decision and what are the various types of buying decisions. First, who makes the buying decision? That is buying roles. किसी भी बाइंग सिचुएशन में 5 तरीके के रोल्स देखे जा सकते हैं: इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड यूज़र. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. अ स्मॉल बेबी, अ न्यूबॉर्न बेबी जिसका कि बेबी फूड या बेबी डायपर्स आने हैं. ऐसी सिचुएशन में इनिशिएटर कौन होगा? इनिशिएटर उसकी मदर होंगी. इन्फ्लुएंसर वो लोग होंगे जो मदर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगे. वो आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि उन्हें कौन सा बेबी फूड परचेज़ करना चाहिए. डिसाइडर मदर होंगी जो डिसाइड करेगी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हर बेबी. बायर फादर हो सकते हैं जिनको वो कहेगी कि ये प्रोडक्ट परचेज़ किया जाना है. एंड अल्टीमेट यूज़र विल बी दी बेबी जिसको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है. सवाल ये है कि हमें ये बाइंग रोल समझने की क्या ज़रूरत है. अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं तो बेबी जो कि अल्टीमेट यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट है कैन नॉट बी टारगेटेड फॉर सेल, यानी कि उस बच्चे को टारगेट करके सेल नहीं किया जा सकता. ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट में किस तरीके के बाइंग रोल्स दिखते हैं जिससे आप एज अ मार्केटर ये समझ सकें कि किसको हमें ऑडियंस की तरह टारगेट करना है सो दैट कि परचेज इज़ मेड बाय देम. इसलिए बाइंग रोल स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर. कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की अगर बात करते हैं तो वो तब दिखता है जब प्रोडक्ट जिसे परचेज किया जाना है इज़ अ बिट हाई प्राइस्ड एंड द रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन परचेज इज़ हाई. ये कब होता है? जब हम किसी भी तरीके का प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका अमाउंट ऑफ द परचेज अमाउंट इज़ हाई. एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू परचेज एन AC which costs a person between a range of 40,000 to 50,000 rupees is not an easy task. It is a complex buying process क्योंकि आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अगर प्रोडक्ट में ख़राबी आती है तो. टाइम ज़्यादा लगेगा, ब्रांड इवैल्यूएशन ज़्यादा करना पड़ेगा और इसलिए इस तरीके की परचेज को आप कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहते हैं. Dissonance reducing buying behavior. Dissonance is a sense of dissatisfaction which comes when you do not find the performance of the product consistent to the beliefs that you had in your mind regarding that brand and product. इस तरीके से dissatisfaction को reduce करने के लिए हम next product purchase करते हैं. ये उन्हीं products में possible है जहाँ आपका product is not that high priced that the choice can be changed every now and then. हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हम वहाँ देखते हैं जहाँ रूटीन परचेजेस होती हैं एंड वेयर देयर इज़ नो सच थिंग विच इज़ नोन एज ब्रांड कंपैरिजन्स. जैसे माचिस अगर ख़त्म हो गई है घर में, यू कैन एवरी टाइम गो टू दी शॉप एंड आस्क फॉर अ मैच बॉक्स. यू डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ मैचेस. वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हम तब दिखाते हैं जब प्रोडक्ट ऐसा है जिसके कि वर्जन्स एंड वेराइटीज़ अवेलेबल बहुत हैं. एग्जाम्पल समझने के लिए हम कह सकते हैं कि चिप्स के फ्लेवर्स, क्लासिक सॉल्टेड खाया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं टोमेटो साल्सा प्रेफर करूं बिकॉज आई वांट टू हैव अ वेराइटी. दिस इज़ वेराइटी सीकिंग बिहेवियर. अगेन मार्केटर के लिए ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके के प्रोडक्ट में किस तरीके का बिहेवियर कस्टमर शो करेगा और वो जिस तरीके का बिहेवियर शो करेगा उसी तरीके से हम प्रेजेंटेशन मोल्ड करके अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और उस टारगेट को हंट कर सकते हैं सेल करने के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू द 5 stages of consumer buying process. We find 5 steps in this model of consumer buying process which starts from problem recognition, then information search, evaluation of alternatives, purchase decision
and post-purchase behavior. First step, that is need recognition. What do we understand by need recognition? जब हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तभी हमारा प्रोसेस ऑफ बाइंग स्टार्ट होता है. नीड को रिकग्नाइज करना इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या प्रोडक्ट या ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट परचेज करनी है. इसको समझने के लिए 3 तरीके हैं. एक, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है वो ख़त्म हो चुका है, या फिर जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, और थर्ड, उसको अपने करंट प्रोडक्ट से कोई बेटर प्रोडक्ट मार्केट में नज़र आ गया है. जो हमने थर्ड स्टेप में बात किया, यही मार्केटिंग का रोल है कि मार्केटिंग ट्राइज टू क्रिएट an imbalance between the preferred state and the present state of the product. जब आपको ये गैप ज़्यादा दिखने लगता है तो आपको लगता है कि हमें प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए. माई प्रोडक्ट इज़ एन इन्फीरियर वन एंड द वन दैट इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट इज़ अ सुपीरियर वन. और जब ये फीलिंग आती है तो हम इस स्टेज पे रिकग्नाइज करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम या नीड ये है जिसके लिए हमें आगे के स्टेप्स में बढ़ना होगा फॉर द परचेज. सेकेंड स्टेप इज़ द इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि मुझे इस गर्मी एसी की रिक्वायरमेंट है और मुझे एसी परचेज़ करना है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज मैंने क्रॉस कर लिया है. आई हैव रिकग्नाइज्ड माई नीड दैट आई वॉन्ट एन एसी. In the information search stage, I need to find out information about different ACs that are available in the market. The reason is because again as I quoted earlier, AC is a high price product, और अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सर्च करना इम्पॉर्टेंट होता है. Therefore, information search is that process जिसमें it involves mental as well as physical information seeking and processing activities which one engages in to facilitate the decision making regarding some goal object in the market. नीचे अगर आप चार्ट देखते हैं तो you see the search is of 4 types. 1. Pre-purchase search. 2. Ongoing search. 3. Internal search. And 4. External search. Pre-purchase search वो सर्च है जो हम तब करते हैं जब हमें गोल ऑब्जेक्ट क्लियर होता है. जैसे आई सेड, आई हैव डिसाइडेड दैट दिस सीजन आई वांट एसी. तो मेरे दिमाग में गोल क्लियर है और अब मुझको एसीज़ के बारे में सर्च करनी है कि विच एसी शुड बी द बेस्ट वन दैट आई नीड टू हैव इन माई होम. ऑनगोइंग सर्च इज़ अ बिट डिफरेंट. ऑनगोइंग सर्च के केस में the goal is not clear in the mind of the customer and वो केवल सर्च करता है शौक के तौर पर. मुझे एसीज़ में इंटरेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में इंटरेस्ट है, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है या नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करती हूँ, जस्ट क्योंकि वो मेरा शौक़ है. यानी कि गोल ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन सर्च शौकिया तौर पे की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की जाती है. इस तरीके की सर्च को आप ऑनगोइंग सर्च कहते हैं. इंटरनल सर्च, अभी हमने कहा कि ऑनगोइंग सर्च के ज़रिए जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हुआ. जब फॉर द फर्स्ट टाइम आप प्रॉब्लम रिकग्नाइज करके डिसाइड करते हैं कि आई शुड इनिशिएट अ परचेज, सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं, फॉर एग्जांपल एसी इज़ द एग्जांपल दैट आई हैव टेकन, कि मैंने किन किन एसीज़ के एड्स देखे हैं, किन किन एसीज़ के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मुझे मालूम है, और किसी ने अगर कोई बात कोट की है अपने एसी के बारे में या ब्रांड ऑफ एसी के बारे में तो वो मेरे दिमाग में रिकॉर्डेड है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल स्टार्ट विद द इंटरनल सर्च, दैट इज़ द स्कैनिंग ऑफ माई इंटरनल मेमोरी. External search. External search, once I am done with the internal search, I go into the market, I'll talk to the dealers, online surveys, internet, and I will find out
various other kind of informations that are available regarding the choice of my product. This is known as external search. The next step in the process is information evaluation stage. Now, from so many sources, I have collected the information. This is the stage where you need to find out that which is the right alternative through evaluation of the various alternatives that you have collected while searching. The choice criteria may be different in case of different categories of product. There are number of choice criteria that are available, and there are different standards and specifications that the consumer uses to evaluate a particular product. कि एक एसी को ख़रीदने का मेरा चॉइस क्राइटेरिया अलग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू मेरे फ्रेंड के. मुझे एसी में फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, हो सकता है मेरे फ्रेंड को एसी में सिर्फ लुक्स का इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है, कलर्स का इंटरेस्ट है. तो मेरी और मेरे फ्रेंड की चॉइस इवैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से इवैल्यूएट की जाएंगी. अगेन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग. You cannot compare or evaluate the grocery item as you compare the property item. Once you have gone to the market for buying a grocery, it doesn't take time. उसमें कोई इतना evaluation में समय नहीं लगता जितना evaluation शायद हम तब करेंगे जब हम कोई property खरीदने जा रहे होंगे. There are subsets of brands that are available. जब हम कभी भी decision making करते हैं तो हम 3 तरीके की सबसेट्स में उन ब्रांड्स को प्लेस करते हैं जो हमारे चॉइस क्राइटेरिया में आती हैं. पहला है द इवोक्ड सेट. इवोक्ड सेट इज़ दैट सेट ऑफ ब्रांड्स जिनके लिए कस्टमर पॉजिटिव होता है दैट दे आर द बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग उन ब्रांड्स में से ही होगा. इनर्ट सेट वो सेट्स ऑफ ब्रांड्स हैं जहाँ पे कस्टमर न्यूट्रल होता है. ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ न्यूट्रल अबाउट इट, may be negative or may be positive. And in case of inept set, that is the subset of brand for which the customer has a negative outlook and वो brands कभी भी purchase के लिए consider नहीं की जाएंगी. यानी कि अगर हम next step में आते हैं जिसमें हम evaluate करेंगे product की brands को, तो evoked set of brand वो brand होंगी जिनके ऊपर अब हम decision making कर पाएंगे. इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जनरली 2 ब्रॉड अप्रोचेज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द ब्रांड प्रोसेसिंग एंड द अदर इज़ एट्रीब्यूट प्रोसेसिंग. व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स अ डिसीजन, ही आइदर मेक्स अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और ही मेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट. ब्रांड के बेसिस पे जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसको ब्रांड प्रोसेसिंग कहते हैं, और अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं तो उसको एट्रीब्यूट प्रोसेसिंग कहा जाता है. Now, this is the last step of the process, that is post-purchase behavior. Consumers' expectations are compared to the performances. Now, post-purchase behavior is again very important. Why? Suppose I have sold a product to Mr. A and the product is found to be misbehaving. This means it is not performing in the proper way as expected. Mr. A comes back to me and tells me about the problem and I say, I don't care. In the other situation, Mr. A comes to me and tells and I give him full support. So, of course, we can understand that in the latter situation, in the second situation, Mr. A will be more likely to come to my shop once again as compared to the previous situation. क्योंकि पिछली सिचुएशन में मैंने उनकी कोई मदद नहीं की. पोस्ट परचेज बिहेवियर जो उनका था उसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया. बट जब वो आए मेरे पास और मैंने उनकी मदद की तो ये मेरे लिए रास्ता खोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऑल्सो ही विल कम टू माई शॉप एंड आई विल नॉट लूज़ अ कस्टमर. तो पोस्ट परचेज बिहेवियर स्टडी करना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर को. मिस्टर ए मेरी शॉप पे दोबारा तभी आएंगे जब मैं उनकी मदद करूंगी जब उन्हें दिक्कत आ रही है. वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पोस्ट परचेज बिहेवियर्स. क्योंकि अगर मैंने मिस्टर ए की हेल्प नहीं की तो वो
वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन नेगेटिव कर देंगे मेरे लिए और दूसरे कस्टमर्स मेरे शॉप पे आना पसंद नहीं करेंगे या मेरा ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट परचेज करना पसंद नहीं करेंगे. Marketers should attempt to influence and monitor this post-purchase behavior because, as I told, it affects the word of mouth and the consumer purchases. Post-purchase communications अगर हम करते हैं कस्टमर के साथ तो ये डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग को रिड्यूस करता है और कस्टमर से बात करते हैं हम तो हमें अपने ही प्रोडक्ट के नए यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जानने को मिलते हैं. And we can also find out the methods of product disposal. अब आप ये सवाल सोचेंगे कि प्रोडक्ट डिस्पोजल जानना ज़रूरी क्यों है. बहुत सिंपल सा बात है कि जब तक पिछला प्रोडक्ट डिस्पोज नहीं होगा नया प्रोडक्ट परचेज नहीं होगा. इसलिए हम आज की तारीख में इतने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जिसमें कंपनीज पुराने प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं इन एक्सचेंज, क्योंकि कई कस्टमर्स के साथ फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदने जाते हैं. व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग कार देयर इन योर पोर्च यू डोंट हैव दैट मच स्पेस एंड अफोर्डेबिलिटी टू अफोर्ड अ न्यू कार. तो जब तक आई डू नॉट बाय योर कार व्हाई विल यू परचेज अ न्यू कार. तो उस परचेज को बनाने के लिए डिस्पोजल मेथड्स को स्टडी करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विच कम्स अंडर दिस पोस्ट परचेज बिहेवियर. In the end, I would like to say that consumer behavior is a mental process as well as a physical process which starts from recognition of needs and go up till the disposal of the product which a customer is using. I hope the presentation would have helped you. Thank you so much.